आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी बात लाइव के ख़ास कार्यक्रम तारीख़ में आपका स्वागत है। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना न भूलिए। आज का हमारा विषय है बुलडोज़र इनजस्टिस पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा। इस विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ ख़ास मेहमान हैं मशहूर एडवोकेट फ़िरोज़ ख़ान गाज़ी, जो साउथ एशिया माइनॉरिटी लॉयर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं। वो पिछले कई सालों से इस इशू को फॉलो कर रहे हैं। आइए चलते हैं फ़िरोज़ ख़ान गाज़ी के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में क्या कुछ है ख़ास, किस तरह इससे आम आदमी को मिलेगी राहत और क्या सरकार इस फैसले के ख़िलाफ़ अदालत में जा सकती है, क्या होगा इसका समाज पर असर। फ़िरोज़ ख़ान गाज़ी साहब, आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। शुक्रिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बुलडोज़र इनजस्टिस या बुलडोज़र जस्टिस जो कहा जा रहा था उसकी कार्रवाई पर बहुत गहरी चोट मारी है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कुछ ख़ास कहा है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने जो ये बात कही है बुलडोज़र इनजस्टिस या बुलडोज़र जस्टिस, मैं समझता हूँ कि आपने जो पहला शब्द इस्तेमाल किया है बुलडोज़र इनजस्टिस, ये मोर अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ये प्रोपगंडा करना कि बुलडोज़र जाकर घर गिरा रही है, इसका मतलब बुलडोज़र जस्टिस कर रही है, जबकि ये सरासर जो है गलत है। ये कहा जा सकता है कि बुलडोज़र असॉल्ट, बुलडोज़र अटैक, बुलडोज़र द्वारा जुल्म या बुलडोज़र के ज़रिए इनजस्टिस करना, ये सही वर्ड का चॉइस है। तो इसके लिए आपका भी मुबारकबाद है कि आपने अच्छा वर्ड का इस्तेमाल किया, बुलडोज़र इनजस्टिस। इसके मुतल्लिक मेरा कहना यह है कि जो जजमेंट आया है वो बहुत ही रेगुलेटेड जजमेंट है। रेगुलेटेड का मतलब ये कि 96 पेज का जजमेंट है और तकरीबन हर एस्पेक्ट को कवर कर लिया है। वह एस्पेक्ट ये है कि आया कि किसी का घर बगैर किसी नोटिस के जिस तरह से कि गिराया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ FIR में या क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में नाम आ जाने से, या जिसको कहते हैं कि वर्ड इसमें मैपिंग करके चेहरा देख के फ़ोटो में या वीडियो में घर पे जाके घर गिरा देना, ये जस्टिफाइड है। तो आपने देखा होगा कि जितने भी रीज़नेबल थिंकिंग के लोग हैं उन सब ने कहा कि सब चीज़ें जो हो रही हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रहा है। उसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ को इस जजमेंट में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया गया है। कोर्ट ये मसला ये लेकर चली है कि रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है, ताकि स्टेट या कोई भी कंट्री या कोई भी गवर्नमेंट उस वक्त तक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं रन कर सकती है जब तक कि रूल्स ऑफ लॉ प्रिवेल न करे। फिर कोर्ट ने यह कहा कि रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है, तो रूल्स ऑफ लॉ को डिफाइन करते हुए प्रीवी काउंसिल के जजमेंट से लेकर और अब तक रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि जो स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत डिफरेंट किस्म के जो लॉज बना दिए गए हैं, इनेक्टमेंट आए हैं, एक्ट्स आए हैं, रूल्स आए हैं, रेगुलेशंस आए हैं, उन सब को लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करने ही पर स्टेट जो है वो सही मानों में फंक्शन करता है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर रूल्स ऑफ लॉ फॉलो नहीं हो रहा है तो उसको कहेंगे कि हम ये रूललेस या स्टेटलेस गतिविधियां हैं जिसको कि किसी हिसाब से टॉलरेट नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसको एब्यूज ऑफ द लॉ कहा सकता है। कोर्ट ने क्लियर ये कहा है, जिसका मफहूम ये है
कि एक सिपाही से लेके कमिश्नर तक, आईजी तक, या एक तहसीलदार से लेके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तक, चीफ सेक्रेटरी तक, सबको जो रूल्स बनाया गया है, जो लॉ बनाया गया है, उसके मुताबिक ही फंक्शन करना होगा। अगर उसके मुताबिक नहीं फंक्शन कर रहे हैं तो फिर इसका मतलब ये होता है कि जो उनको स्टेट के मुलाजिम होने के नाते उनके पास जो पावर है, उस पावर को रूल्स के हिसाब से न इस्तेमाल करके अपने मनमानी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर ये वायलेशन ऑफ लॉ हुआ। और वायलेशन ऑफ लॉ को की पनिशमेंट भी हमारा कानून कहता है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके कोर्ट ने ये कहा कि रूल्स ऑफ लॉ क्या होता है। रूल्स ऑफ लॉ में भी दिखाई देना चाहिए कि नेचुरल जस्टिस क्या होता है। नेचुरल जस्टिस ये परसीव करता है कि वहाँ पे फेयर ट्रायल होगा। फिर फेयर ट्रायल क्या होता है, उसको भी कोर्ट ने ये कहा है कि फेयर ट्रायल का मतलब ये हो कि आप स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो करेंगे। फिर कोर्ट ने आगे चलकर ये कहा कि देखिए, सेपरेशन ऑफ पावर है, एक पावर सेपरेशन एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में है। अब एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी काम जुडिशरी का नहीं कर सकती है। किसी एक आदमी को या ग्रुप ऑफ आदमी को अगर उनको एक्यूज्ड क्या बनाया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मुजरिम हो गए। अभी तो उन पर इल्ज़ाम है, और जब तक इल्ज़ाम कानून के ज़रिए कोर्ट में ट्रायल के ज़रिए सिद्ध नहीं हो सकता है, तब तक वो मुजरिम नहीं है। तो मुलजिम को तो हर किस्म का प्रोटेक्शन है, और सिर्फ यही नहीं कि मुलजिम को प्रोटेक्शन है, बल्कि मुजरिम का भी आप घर नहीं गिरा सकते। तो यहाँ पर तो मसला है अभी सिर्फ और सिर्फ मुलजिम का के कोर्ट में, मतलब एफआईआर में नाम आ गया है, किसी तरह से वो वहाँ पर स्पॉट किए गए हैं, उसके बेसिस पर उनका जाके घर गिरा देना लॉलेसनेस है, और ये एब्यूज़ ऑफ पावर है, यानी पावर का गलत इस्तेमाल है, जिसका कि लीगल टेक्निकलिटी में ये कहा है कोर्ट ने कि जिसने ये काम किया है वो रिस्पॉन्सिबल हैं। सिर्फ यही नहीं कि उनको पर्सनली तौर पर वो स्टेट तो रिस्पॉन्सिबल है ही है, प्लस जिन जिन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने यह इक़दाम किया है उनके खिलाफ भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि ये कंप्लीट लॉलेसनेस है। तो कोर्ट का अब तक का ये ऑब्जर्वेशन है। इस फिरोज साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे यह है कि अगर मान लीजिए किसी शख्स ने कोई गुनाह किया, अव्वल तो अभी तक की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसमें ये दिखाई दे रहा है कि गुनहगार को वीडियो की बुनियाद पर या किसी के कहने की बुनियाद पर या उस इलाके में रहने वाले मशहूर आदमी की बुनियाद पर उसको गुनहगार बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो गुनहगार भी है, तो क्या उसका गुनाह सिद्ध होने से पहले उसको गुनहगार माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, या उसकी सज़ा उसकी पूरी फैमिली को दी जाएगी? जो आपने पहली बात कही है कि ये जो कार्रवाई हो रही थी बुलडोज़र की, वो उनके खिलाफ हो रही थी जो कि नॉन माफिया हैं। कोर्ट ने यही बात कही है कि आप किसी भी, यहाँ तक कि कोर्ट ने मिसाल दिया है कि अगर कोई 300 सबसे बड़ा जो 302 का भी अगर कोई मुलजिम ही नहीं मुजरिम हो गया, उसका भी आप घर नहीं गिरा सकते हैं। और ये बात कोई भी जो आदमी थोड़ा भी कानून जानता है वो ये बात कह सकता है कि किसी भी इंडियन सिटीजन्स का या किसी भी ह्यूमन बीइंग का आप इस तरह से बगैर ट्रायल के उसको पनिश नहीं कर सकते हैं। किसी का घर गिरा देना, उसको पनिशमेंट विदाउट ट्रायल, विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ आप उसको पनिश कर रहे हैं। तो ये अपने आप में हमारा जो मीडिया है, जिसको कि कल्चर्ड वे में मेन स्ट्रीम मीडिया कहते हैं और उर्फ आम में गोदी मीडिया कहते हैं, ये इनका प्रोपगंडा है कि ये स्टेप तो लिया जा रहा था उन माफियाओं के खिलाफ जो कि माने जाने माफिया हैं। मेरी गुजारिश ये है कि इन अपने मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया वालों से कम इस किस्म का प्रोपगंडा न करें। क्या माफिया के खिलाफ इस किस्म की कार्रवाई की जा सकती है? कोर्ट ने इस जजमेंट में कहा है कि नहीं। इवन मर्डर केस के मुलजिम कोई नहीं, बल्कि वो अगर मुजरिम हो गया है तब भी नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से सिर्फ प्रोपगंडा है। फिरोज साहब, एक और चीज़ अभी डिस्कशन में आ रही है,
और वो ये कहा जा रहा है कि सरकार तो ऐसे माफियाओं के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई कर रही थी जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई इंसाफ समझी जा रही थी, लेकिन अफसरान ने इसका फ़ायदा उठा करके दूसरे लोगों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ एक कम्युनिटी के खिलाफ पूरा एक्शन है। इसमें कितनी सच्चाई है? सवाल है, और इत्तफाक ऐसा है कि इस इशू को भी कोर्ट ने डिस्कस किया है और अच्छी तरह से डिस्कस किया है। वो इस तरह से डिस्कस किया है कि क्या एक कम्युनिटी को पूरे पनिश किया जा सकता है, या दूसरा अल्टरनेट वो ये लेके चले हैं कि इस डिमोलिशन के काम को, या ये कि बुलडोज़र के ज़रिए जो वहाँ पे कार्रवाई हो रही है, उस कार्रवाई का एक एंगल ये भी है कि अगर किसी का घर गिराया जा रहा है तो क्या घर गिराने का अधिकार है? तो कोर्ट ने सिंपल कह दिया कोई अधिकार नहीं है अथॉरिटी को इस तरह से घर गिराने का, जिस तरह से कि एक्शन लिया गया है। और अब तक जितने भी एक्शन लिए गए हैं, किसी का ट्रायल के बाद एक्शन नहीं है, सबका एक्शन जो है सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के दौरान है, जब ये उनके सामने FIR में या इस तरह से वीडियोग्राफी वगैरह जो बनाया गया है उसमें नाम आ गया है। बल्कि कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर कोई जुलूस इस तरह से निकल रहा है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसको रेगुलेट करे। अगर रेगुलेट करने के बाद भी इस किस्म का कोई इंसिडेंट हो जा रहा है जिसमें कि मोह भड़क जा रही है, उसमें मुलजिम बन रहे हैं लोग, तो इसका मतलब कतई ये नहीं होता है कि आप जाकर उसका घर गिरा दीजिए। ड्यू प्रोसेस फॉलो करके ही किसी को सजा देना पड़ेगा। सजा देना ये एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है। आप जाकर किसी का घर गिरा दे रहे हैं, इसका मतलब एग्जीक्यूटिव ये फैसला दे रही है कि वो मुलजिम है, जबकि अभी उसका ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ है और ये काम जुडिशरी का है। तो एक तो मसला ये कि कोर्ट बिल्कुल क्लियर कहा है। दूसरी बात, कोर्ट यहां तक गई है कि सिर्फ यही नहीं कि मुलजिम को न्याय चाहिए, बल्कि मुजरिम को, जिसको सजा हो गई है, उसको भी न्याय की जरूरत है। किसी को, अगर कोर्ट ने यह कहा है किसी का 202 में भी सजा नहीं, मर्डर केस में भी सजा हो जा रहा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसका घर जाके गिराया जाएगा। दूसरी बात यह है कि एक घर, बल्कि कोर्ट ने एक ऐसे शेर से इस जजमेंट का शुरू किया है जिसका कि मफहूम यह है कि बहुत मुश्किल से एक इंसान अपनी लाइफ में एक घर बनाता है, और जब घर बनाता है तो उस घर में जो है किसी को बगैर उसकी इजाज़त को इंटर करने का अधिकार नहीं है। यहाँ तक कि किंग भी इंटर नहीं कर सकते हैं बगैर उसके परमिशन के। तो यहाँ तो मसला यह है कि एक जाकर फौरन घर गिरा देना, और उस घर में सिर्फ एक ही आदमी नहीं रहता है। जिस आदमी पर इल्ज़ाम लगाया गया है सिर्फ वही नहीं है, उस घर के और भी फर्द हैं, उसके अपने बेटे हैं, उसकी अपनी पत्नी है, उसके अपने वालिदैन हैं। ऐसे सिचुएशन में जब घर गिरा दिया जा रहा है तो पूरा एक कुंभा जो है वो शेल्टर लेस हो जा रहा है। तो इस तरह से यह राइट टू लाइफ का वायलेशन है। राइट टू लाइफ जो आर्टिकल 21 कहता है, वो ये कहता है कि राइट टू लाइफ डज नॉट मीन ओनली अ बेयर लाइफ। राइट टू लिव मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी। और अगर किसी का आप शेल्टर ले रहे हैं जबकि उसका कोई ऑफेंस नहीं है, तो इसका मतलब ये कि आप उसका फंडामेंटल राइट्स ले रहे हैं बगैर प्रोसीजर के। तो ये अपने आप में लॉलेसनेस है। इस किस्म के स्टेट का जो कदम है या जो स्टेप है, उसको जो है कानून बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मेरा आपसे एक सवाल ये भी है कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में 25 लाख रुपए मुआवजा देने की बात कही है। तो ये जो पूरा मामला है, अब इसका जजमेंट आ चुका है, आपके सामने है। तो इसमें क्या पूरा मामला था और कोर्ट ने क्यों 25 लाख रुपए देने के लिए कहा है, और क्या इससे पहले जो कार्रवाई हुई है वो भी इस फैसले के बाद मुआवजे का मुतालबा कर सकते हैं? आपने जो बात कही है कि मुआवजा जो पहले वाला केस आया था उसमें जो है 25 लाख के मुआवजे की बात की गई है, इस फैसले में नहीं की गई है। ये बात सही है कि फैसले में मुआवजे की बात नहीं की गई है, लेकिन ये फैसला अपने आप में ये केस को ख़त्म नहीं कर रहा है। जो ये जजमेंट है इसमें ये लिखा हो कि अभी आगे की कार्रवाई करनी है। अभी तो कोर्ट ने एक बेसिक प्रिंसिपल दिया है, क्योंकि आपको याद होगा कि इससे 1 महीना पहले भी इसी केस में कोर्ट ने ये कहा था कि आगे अब कोई डिमोलिशन नहीं होगा।
अभी फिलहाल इस केस में कोर्ट ने एक बिल्कुल फ्रेमवर्क बता दिया है कि डिमोलिशन करने के सब जो ग्राउंड लिया जा रहा है, जैसे ये किसी का घर गिराया गया, मुलजिम हुआ, जाकर घर गिरा दिया गया, तो कोर्ट में बात यही कही गई कि भाई वो घर इसलिए नहीं गिराया गया कि उसको एक रोज पहले मुलजिम बनाया गया, अरेस्ट किया गया है, बल्कि वो घर इसलिए बनाया गया है कि वो घर इलीगल बनाया गया था, इलीगल जमीन पर था। कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या सिर्फ उसी का घर इलीगल था? और कोर्ट ने कहा कि टाइम फ्रेम देखें कि एक रोज पहले नाम आ रहा है या उसका जाके घर गिरा दिया जा रहा है, जबकि उसके अगल बगल का घर उसी जगह पे बना हुआ उन लोगों को नहीं टच किया जा रहा है। तो इसका मतलब कि उसका जो घर गिराया गया है सिर्फ इसलिए गिराया गया है कि उसका नाम इन्वेस्टिगेशन में आया है, इसलिए गिराया गया है। इस कहानी को कि वो इलाका इलीगल है या उसका घर इलीगल जगह बना हुआ था, कोर्ट ने नहीं माना। दूसरी बात कोर्ट ने यह कही कि अगर कोई घर इलीगल जगह पे बना भी हुआ है तब भी आपको नोटिस देना पड़ेगा। और नोटिस देने का तरीका ये नहीं हुआ कि हमने नोटिस दे दिया, बल्कि आपको ओनर को 15 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। और 15 दिन नोटिस सर्व होने के 15 दिन के अंदर आप घर नहीं उसका टच कर सकते हैं, बल्कि उसको मौका ये मिले कि वो जो है कहीं और अप्रोच कर सके। दूसरी बात, आगे की बात कोर्ट ने ये कहा है कि अगर 15 दिन में भी कोई आपके नोटिस का जवाब नहीं दे रहा है, उसके बाद भी आप जो है उसको फेयर ट्रायल का एक्सप्लेनेशन करने का आप मौका देंगे, ये नहीं कि फौरन घर गिरा देंगे। फिर कोर्ट ने ये बात कही है कि ये सब चीज़ें आप रिकॉर्ड पे लाएंगे। रिकॉर्ड पे लाने का तरीका ये है कि जो आप नोटिस देंगे उसको घर के बाहर एक ऐसी जगह पर जिस पर कि आम लोगों की नज़र पड़ सकती है, वहाँ पर आपको नोटिस चिपकाना होगा। और उस चिपकाए हुए नोटिस को, इन सब कार्रवाई को आपको जो है आज की डेट में डिजिटल मीडिया पर जो है पोस्ट करना होगा, ताकि कोई ये ना कह सके कि नहीं साहब इनको 15 दिन पहले नोटिस दिया था। वो 15 दिन पहले नोटिस का इस तरह से एक अपने आप में डिजिटल मीडिया से पता चल जाएगा कि आपने जो नोटिस दिया है उसकी कॉपी कहाँ कहाँ भेजी है और डिजिटल मीडिया पर आपने कब पोस्ट की है। उसके बाद अगर फिर भी आप चाहते हैं कि हाँ नहीं साहब उसका घर इलीगल है, तो फिर उसका एक मेजरमेंट देना पड़ेगा कि ये बताना पड़ेगा कि ये घर किस तरह से इलीगल है, और सिर्फ इसी का घर इलीगल है या पूरा इलाका ही इलीगल है, या इलीगल है तो इसका कितना पोर्शन जो है इंक्रोचमेंट करके बनाया गया है, वो नक्शा देना पड़ेगा। और ये सब कार्रवाई करने के लिए मुनासिब वक्त और मुनासिब टाइम देना होगा। और जब आप इस कंक्लूजन पर उसके बाद पहुंचते हैं कि नहीं साहब ये इलीगल है या इतना पोर्शन है, तब भी फिर आपको मुआवजे की बात करनी पड़ेगी और ये देखना पड़ेगा कि ये घर कब से बना हुआ है। तो ये तमाम कार्रवाई एक जो है अथॉरिटी के सामने होगी। उस अथॉरिटी के सामने ओनर को या विक्टिम को ये मौका दिया जाएगा बात करने की और अपने मसले को रखने की। और जब उसका आर्डर सुनाएंगे आप, तो उसमें ये बताएंगे कि हमारा ग्राउंड ये था कि इनका घर इसलिए गिराया जा रहा है और इतना पोर्शन गिराया जा रहा है, और उधर से जब जवाब आया है उसको भी लिखना पड़ेगा कि उनका ये कहना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट देकर उन्होंने ये जवाब दिया है, उस जवाब से हम सेटिस्फाई नहीं हैं, इसलिए हम इस आर्डर को बरकरार रखते हैं। अगर उस आर्डर को आप बरकरार रखते हैं तब भी उसके बाद आपको उनको टाइम देना पड़ेगा। अगर लोकल इसमें लिमिट में ये चीज़ आती है म्यूनिसिपैलिटीज़ के कानून में कि 1 महीना का नोटिस दिया जाए तो आप 1 महीना का नोटिस देंगे। अगर कहीं इस किस्म की चीज़ नहीं है तब आप कम से कम 15 दिन का नोटिस देंगे कि आप इस बीच आप आगे की कार्रवाई के लिए अपील कर सकते हैं। और जब वो पीरियड ख़त्म हो जाएगा उसके बाद अब फिर आप डे तय करेंगे कि इतने तारीख को हम आ रहे हैं, और जो ऑफिसर्स इस काम के लिए आप लगाएंगे उन सब का नाम, उनका डेजिग्नेशन, ये सब के सब आपको जो है डिजिटल मीडिया पर डालना पड़ेगा, तब जाकर आप इस कार्रवाई को कर सकते हैं। फिरोज खान काजी साहब, जो हमने अभी देखा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, तो सुप्रीम कोर्ट ने डिफरेंट पैराग्राफ्स में 15 डायरेक्शंस दी हैं, जिनको पूरे मामले को उन 15 डायरेक्शन के अंदर कवर किया है। तो वो मोटे तौर पर क्या है, आप हमारे बहुत ही क्लियर कहा है कि किसी को सिर्फ मुलजिम बना देने का मतलब ये नहीं हो गया कि आप उसको पनिश करेंगे। दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि पावर का सेपरेशन है, एक एग्जीक्यूटिव का काम है और एक जुडिशरी का काम है।
किसी का इन्वेस्टिगेशन में नाम आ जाने का मतलब उसका घर गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब उसको पनिश कर रहे हैं, जबकि पनिशमेंट देना एग्जीक्यूटिव का काम नहीं है, ये जुडिशरी का काम है। दूसरी बात ये कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको हर तरफ से रूल्स ऑफ लॉ फॉलो करना है। जाकर बुलडोजर ले जाकर किसी का घर गिरा देना रूल्स ऑफ लॉ का वायलेशन है। चौथी बात कोर्ट ने ये कही है कि मुलजिम का भी अपना फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट्स उसका राइट ऑफ फेयर ट्रायल है। फिर कोर्ट ने आगे जाकर ये कहा कि राइट ऑफ फेयर ट्रायल का मतलब ये होता है कि नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए। नेचुरल जस्टिस का फॉलो करने का मतलब ये कि सिर्फ यही नहीं कि लगे कि इंसाफ हो रहा है, बल्कि इंसाफ दिखाई देना भी चाहिए। और उसमें तरीका ये होता है नेचुरल जस्टिस का कि जिसको आप कंडेम कर रहे हैं, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसको पूरा मौका दिया जाए अपना स्टैंड, अपना व्यू पॉइंट रखने का। आगे कोर्ट ये कह रही है कि अगर ऐसी सूरत में यह है कि ये लिया जा रहा है कि भाई म्यूनिसिपैलिटी लॉज जो है उसके वायलेशन से वो घर बने हैं, घर गिरा नहीं बने हैं, बल्कि लोकल लॉज के को वायलेट करके घर बनाया गया है, तो कोर्ट ने ये कहा है कि इसका भी डिसीजन इस तरह से नहीं होगा। अगर ऐसा वायलेशन है भी तो उसके लिए भी रूल्स ऑफ लॉ फॉलो करना पड़ेगा। और आगे चल के कोर्ट ने ये कहा कि इस किस्म का जो भी ऑफिसर कार्रवाई कर रहा है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ये लॉलेसनेस है। इस तरह से स्टेट नहीं चलता है। स्टेट की एक जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को देखने के लिए आर्टिकल 21 देखना पड़ेगा। आर्टिकल 21 कहता है कि राइट टू लिव मीन्स राइट टू लिव विद डिग्निटी, और किसी का शेल्टर गिरा देना इसका मतलब ये कि उसको डिग्निफाइड लाइफ हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। आगे जाकर ये कहना कि इसको दूसरा एस्पेक्ट दिया है कि एक घर में रहने वाले सिर्फ एक ही आदमी नहीं होता है जिसका कि किसी केस में नाम आ गया है, FIR में नाम है, इन्वेस्टिगेशन में उसका नाम आ रहा है, उस घर में रहने वाले और होते हैं। तो आप घर गिरा दे रहे हैं, इसका मतलब कि सबके राइट्स को आप वायलेट कर रहे हैं। तो इन सब बातों को जितना लॉजिकल अंदाज में 96 पेज का जजमेंट है, ये जो डायरेक्शन है वो सब मिला के हार्डली 2 या 2.5 पेज में आ जाएंगे। बाकी जो मोर देन 90 पेज है उसमें प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ क्या है और इस तरह से बुलडोजर लेग से एसाल्ट करना किन किन तरह से, किस किस जाविये से हमारा लॉ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे फ्रीडम का वायलेशन हो रहा है। तो इस तरह से जितना बेहतरीन अंदाज से सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट को लिख दिया है, बहुत मुश्किल है कि अगर कोई इतना ही खुश हो रहा है जो कि एक एडमिनिस्ट्रेशन की तरह न बात करके वो ऐसा बात करता है कि किसी एक कम्युनिटी के अगेंस्ट बदले की कार्रवाई करना है, उसके बाद से ऐसे लोगों के एक्शन से और बात से जाहिर ये होता है कि एक कम्युनिटी को स्टेट का वो दुश्मन मान लिए हैं। तो इस तरह तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से ये क्लियर है कि ऐसे लोग खुद लॉलेसनेस फैला रहे हैं, हाई हैंडेडनेस दिखा रहे हैं, जिसको कानून पर अमल करने वाला, कानून पर चलने वाला मुआशरा, कानून पर चलने वाला सोसाइटी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है फिरोज साहब कि जो ये फैसला आया है ये उस सरकार के ख़िलाफ़ आया है, उन अधिकारियों के ख़िलाफ़ आया है जिनको तखरीबकारी पसंद है, उनको लोगों का नुकसान करना पसंद है, फ़ायदा करना पसंद नहीं है। तो क्या इसका वो तोड़ निकाल सकते हैं? क्या वो अदालत में जा कर के इसको चैलेंज करेंगे? अगर चैलेंज करते हैं तो आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीज़ें आइंदा हम जी देखिए, अक्सर मैं अपने शहरियों, अपने सिटीजन से मैं गुजारिश करता हूँ कि जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी का कानून हमें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए और हर हिंदुस्तानी सिटीजन्स को हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक चीज़ें ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। वो बेसिक चीज़ में कि स्टेट क्या है, जुडिशरी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है और राइट टू एजुकेशन या राइट टू कॉन्शियंस या राइट टू रिलीजन क्या है। कम से कम ये बेसिक चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए।
अब मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारा सोशल एक्टिविस्ट है पूरे देश का, उसको कोशिश करके इस जजमेंट को पढ़ लेना चाहिए। अगर जो इंग्लिश नहीं जानते हैं तो हिंदी ट्रांसलेशन का एक सिस्टम आ गया है, इसको हिंदी में ट्रांसलेशन करके पढ़ लें, लेकिन इस जजमेंट को जरूर पढ़ लें। इस जजमेंट को पढ़ने से ये लग रहा है कि जितना मेहनत करके जिस तरह से हर जाविये को समेटते हुए, हर सिस्टम पर तबसरा करते हुए कोर्ट जिस कंक्लूजन पर पहुंची है, उसको कानूनी तौर पे उसके अगेंस्ट जाना बहुत मुश्किल काम है। और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ यही मसला भी नहीं छोड़ा है, बल्कि अभी ये केस लाइव है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि क्या चीज़ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और गलत हो रहा है तो वो कैसे सही हो सकता है। अभी इस कोर्ट ने सिर्फ ये चीज़ बताया है। अभी आगे जो ये पिटिशंस हैं जिसमें कि मुआवजे वगैरह का डिमांड किया गया है, ये अभी ओपन है। अभी ये पिटिशन जो है वो डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ है। अभी इस पिटिशन पे आगे कार्रवाई होनी है। ये कई पिटिशंस आए हैं, उन सबको कंबाइन करके एक जगह करके इसको सुना जा रहा है। तो मुआवजा प्लस जो अधिकारी कानून को अपने हाथ में लेके बगैर लॉ को फॉलो किए हुए अपने दिल में एक दुश्मन की तरह कार्रवाई करने का जो उन्होंने काम किया है, तो उसके ऊपर अभी कोर्ट का वर्डिक्ट आना बाकी है। हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया।